अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लो, क्योंकि स्टोरी बहुत जबरदस्त है। सिटी में फिर से एक डीमन ने अटैक कर दिया है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पिछले डीमन इन्वेजन से करोड़ों गुना ज्यादा है, और ये खतरनाक डीमन कोई और नहीं बल्कि ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसे देखकर जू की फटी पड़ी है। तभी वहाँ पर वैंग और फ्रॉगी पहुँचते हैं। ये तुमसे ना हो पाएगा बालक, इससे हमें निपटने दो। जिसके बाद फ्रॉगी अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वो खतरनाक बच्ची अपने हेवनली वेपन दुद्धू की बोतल से हमला करने का इशारा करती है। तो वैंग भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के टकराने की वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से उनके नीचे का शहर सिर्फ गड्ढे में बदल जाता है। इसके बाद वो बच्ची वैंग के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन वैंग उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। वहीं उनकी फाइट को नीचे उसके माँ बाप भी देख रहे थे। बेटा वैंग, उससे मत लड़ो, तुम तो अच्छे बड़े भाई हो ना। लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उनके अटैक्स के टकराने की वजह से वो पूरी सिटी तबाह हो जाती है। लेकिन असल में ये सब कुछ एक सपना निकलता है जो कि उसकी माँ देख रही थी। अरे भगवान, घबराती क्यों हो, सब कुछ ठीक होगा। वहीं वैंग सनरॉन्ग से बात कर रहा था और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो सब लोग एक महंगे से हॉस्पिटल में जाते हैं जिसका इंतजाम सनरॉन्ग ने किया था। वहीं डॉक्टर सोच रहा था कि ये बच्चा तो उसका दूसरा है, फिर भी वो इतनी क्यों डरी हुई है। तभी वैंग को वहाँ पर काफी सारी बुक्स दिखती हैं जिनसे वो ये सीखने लगता है कि अच्छा बड़ा भाई कैसे बनते हैं। वहीं फ्रॉगी ने पहली बार वैंग को इतना सीरियस देखा था। इसके बाद वहाँ पर उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं और सबसे पहले चैन आगे जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि उसकी तो छोटी बहन होने वाली है। ये इतना खुश क्यों है और इसे कैसे पता कि बहन ही होगी? अरे ये हार्पिक का नशा करता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। वहीं हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर सेक्ट की फील्ड ट्रेनिंग की वजह से आए हैं और आज वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो कि अपनी पावर्स की रिपोर्ट निकालने आए हैं। इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो कौन से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। के बाद वहाँ पर एक मिंग नाम का बच्चा अपनी माँ के साथ आता है, जिसका साथी कह रहा था कि उसके मुकाबले यहाँ के सारे बच्चे चाय कम पानी हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो की रिफाइनिंग के 7th फेज पर पहुंच चुका है। जब से ये पैदा हुआ है मुझे तो यकीन है कि दुनिया पर राज करेगा। जिसके बाद मशीन पर चढ़ने पर पता लगता है कि उसकी उम्र 8 साल है, हाइट 145 सेंटीमीटर और वजन 260 किलोग्राम। जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में उसकी फिजिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मेरा बच्चा तो जरूर हेवन लेवल सेक्ट में जाएगा। तभी उसकी नजर वैंग पर जाती है और उसे याद आता है कि इसे उसने कार्ड्स की गेम में हराया था। अरे तुम तो वही हो ना, इतने बड़े होकर भी सिर्फ अर्थ लेवल सेक्ट में ही जा पाए। बोलना तो नहीं चाहिए, प्रकाश इसकी माँ इसके ऊपर गिर जाए। इसके बाद वैंग की माँ भी उस मशीन के ऊपर चढ़ने जा रही थी, लेकिन चन उन्हें रोक देता है और बताता है कि अब बच्चों के चेकअप इस मशीन से हो जाते हैं। सबसे पहले वो बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं। इतनी पावरफुल हार्ट बीट मैंने आज तक नहीं सुनी। वही मिंग को लग रहा था कि ये हार्ट बीट बिल्कुल एक गाने जैसी है। तभी उसकी नजर पीछे जाती है और वो देखता है कि वहाँ सारे लोग नाच रहे थे, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वही वैंग की माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर रोए, क्योंकि अगर बच्चा फिर से पावरफुल हो गया तो वो पता नहीं कैसे उसे झेलेंगे। वही दो लोग वहाँ पर सभी बच्चों को देखने आए थे और उनकी नजर मिंग और उस सोने वाले बच्चे पर थी, लेकिन क्योंकि वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था तो वो स्पिरिट टेम्परर के काम नहीं आता, पर फिर भी वो उसका नाम लिख लेते हैं ताकि बाद में वो उसके लिए आ सके। इसके बाद मिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करने जाता है। वो सोच रहा था कि वो किसी से नहीं हार सकता, क्योंकि बड़ा होकर वो जूई की तरह एक हीरो बनना चाहता है। वो क्रिस्टल पर हाथ रख के अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और सन कहती है कि इस बच्चे का वाटर मैजिक काफी हाई लेवल पर है। लेकिन तभी वैंग की नजर उसी बंदे पर जाती है जो कि मिंग को पकड़ने आ रहा था। तभी वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? सन वैंग को बताती है कि सारे कैमरास ऑफ हो चुके हैं, तो वो उस बंदे को दबाकर जमीन में घुसा देता है। इसके बाद उसकी बहन की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करना था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर तूफान सा आने लगता है। सभी लोग हैरान हो रखे थे क्योंकि वो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था और उसकी पावर्स डीमन किंग के बराबर लग रही हैं। तभी वैंग अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ मौजूद सभी लोगों की मेमोरीज को डिलीट कर देता है। सन कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को इरेज करना भूल गया। मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तभी वो देखते हैं कि वो बंदा अपने कपड़ों को छोड़कर वहाँ से भाग चुका है। तो वैंग अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उनके ठिकाने का पता लगाकर उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे उड़ते हुए वहाँ से जा रहे थे। वहीं उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीलिंग मैजिक यूज करने के बाद भी उसकी चोटें ठीक क्यों नहीं हो रही। हमारा प्लान तो फेल हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हर हाल में उस बच्चे को पाना होगा। उसकी पावर 10 मिलियन बच्चों के बराबर है, हम उसे पाकर रहेंगे।
जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात होते होते वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहीं वो स्वॉर्ड उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच चुका था, जिसके बाद जिंग के अपनी स्पिरिट फॉर्म में आकर उनके ठिकाने पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है और वो पूरी जगह खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिंग दुखी हो रखा था, तो सन और वैंग उसके पास आते हैं। उसे लगता है कि वो लोग उस पर हंसने आए हैं, क्योंकि इक्विपमेंट के खराब होने की वजह से उसे अपना रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैंग उसे बताता है कि वो कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद सन उसे जू का स्टैचू देती है और कहती है कि वो जो चाहे बन सकता है। वो भागता हुआ कहता है कि उसे उन दोनों की मदद नहीं चाहिए, लेकिन जब उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती, वो बोलता है बिग सिस और बिग ब्रदर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम किसी अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर इस बंदे को रिपोर्ट मिलती है कि कुछ रुकावटें तो आ रही हैं, लेकिन उनका प्लान आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम स्वॉर्ड सेंट और एक और आदमी को देखते हैं। बधाई हो स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना है उस इविल स्वॉर्ड गॉड को हराने के बाद आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आप इतने बूढ़े क्यों दिख रहे हैं? अरे वो तो बस लक था, और मैं बूढ़ा इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूँ। तभी कोई जेल के अंदर से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ये पावर रेंजर्स वाला रोबोट उसे रोक देता है। शंघाई की प्रेजेंट डिफेंसेस हर साल और ताकतवर ही होती जा रही हैं। इसके बाद वो उस सेल में जाते हैं जहां पर चन को बंद करके रखा गया था। अगर तुम्हें याद ना हो तो चन नानशुआन सीजन 4 का मेन विलन था। अंदर जाने पर स्वॉर्ड सेंट देखता है कि वो अजीब तरीके से बड़बड़ा रहा था, जो देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन जब वो अपना चेहरा दिखाता है वो बिल्कुल ही मासूम सा दिख रहा था। वो बंदा बताता है कि उसका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत सिनिस्टर है, तो उसे बांध कर ही रखना पड़ेगा, वरना उसका इनर डीमन फिर से वापस आ सकता है। इसकी पावर लेवल्स के हिसाब से इसे हेवनली लेवल के सेल में बंद होना चाहिए, लेकिन हेवनली लेवल सेक्ट में बहुत खतरनाक चीज है, उससे इसका इनर डीमन जरूर जाग जाएगा। इसके बाद हम वैंगलिंग और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें की प्रिंसिपल बता रहा था कि उन्हें एनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए चुना गया है। इस मिशन के लिए उन्हें शंघाई प्रिजन में जाना होगा। उन्हें वहां की सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, तो सेल्स को तोड़ने के लिए वो कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुन के सब वैंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उन्हें उस सेल को नहीं, पूरे प्रिजन को ही दोबारा बनाना पड़ेगा। वहीं वैंग अपनी ही सोच में खोया हुआ था और वो याद करता है कि उसके माँ बाप ने उसे कोई सीक्रेट मिशन दिया है। इसके बाद उन सभी को ग्रुप्स में बांटकर प्रिजन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और वो बुढ़ा उन पर नजर रख रहे थे। अगर ये लोग इस प्रिजन में कोई कमी ढूंढ पाते हैं तो मैं अपने सुपरवाइजर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी तरफ सनरॉन्ग खुश हो रखी थी, क्योंकि उसे वैंग के साथ भेजा गया है। इसके बाद वहाँ पर एक ड्रोन आता है। मेरा नाम वॉस है, यहाँ का ये डिफेंस बटलर। तुम आंखों से अपनी पट्टियों को हटा सकते हो। मैं तुम्हें टेस्ट चेंबर से बाहर निकलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तभी उसकी नजर वैंग पर जाती है और वो देखती है कि सुबह से अभी तक वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और उसे शक होने लगता है कि उसकी सील कहीं टूटने तो नहीं वाली। तभी रूम के बिल्कुल बीचों बीच वैंग के क्रिस्पी नूडल्स आ जाते हैं, जिसे देखते ही वैंग उसकी तरफ जाने लगता है और सनरॉन्ग के रोकने पर भी नहीं रुकता। लेकिन जैसे ही वो नूडल्स को उठाने की कोशिश करता है, ऊपर से एक पिंजरा आकर उसे पकड़ लेता है। सन अपने वाटर मैजिक का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस जगह पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस ही नहीं कर पाती। टेस्ट चेंबर में हम एक एडवांस सप्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन इन सब को छोड़कर वैंग अपने नूडल्स खाने में लगा है और वो तोड़कर उन्हें सनरॉन्ग को भी देता है। तभी उसे पता लगता है कि वो टुकड़ा वैंग का जूठा है, जो जानकर वो जरूरत से ज्यादा ही खुश हो जाती है। कोई फायदा नहीं है चन, यहाँ पर हमारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। अगर नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। जिसके बाद वो आसपास के फायर का यूज करके स्पिरिचुअल एनर्जी बनाता है और गेट को तोड़ने जाता है। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी उसका पोपट ही होता है और वो उड़ता हुआ जाकर सीधा हाउस से टकराता है। तुम गधों को सच में लगा तुम अपनी बैल बुद्धि से इस प्रिजन को तोड़ दोगे? चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। लेकिन वो उन्हें सॉल्व करने के लिए एक मैथ की इक्वेशन दे देता है, जिसका जोर उस मोटे के दिमाग पर इतना ज्यादा पड़ता है कि वो बेहोशी हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रॉगी अपने मशीन गन मोड में था, लेकिन क्योंकि वो गेट रिजनरेटिव मटेरियल से बना था, उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं वो अपने मैजिक पावर का यूज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो एक डीमन है। तभी वो बताता है कि उसके पास एक कैनन मोड भी है और वो उसके ऊपर चढ़कर अटैक करने वाला था, लेकिन उसके पंजे ऐसी जगह पर थे कि लिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर नीचे पटक देती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगते हैं और वो उसे बताते हैं कि अर्थ लेवल सेल में प्रिजन टूट रहा है। वैंग को भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो प्रिजन को एक हाथ से उठाकर ऊपर की छत तोड़ देता है, जो देखकर वॉस भी हैरान हो जाता है। गेट के पास जाने पर उन्हें वही इक्वेशन दिखती है। सन कहती है कि वो उसे 10 मिनट में सॉल्व कर सकती है, लेकिन वैंग अपनी एक उंगली लगाकर उस पूरे गेट को ही उखाड़ देता है। तभी वो देखता है कि वॉस अभी तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तो वैंग उसे भी खत्म करने जाता है, लेकिन सन उसे रोक देती है क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी होती हैं। तो सन उससे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो भूल जाए, और डर के मारे वॉस अपनी मेमोरीज को डिलीट कर देता है। इसके बाद वैंग के सामने वही रोबोट आता है, जिसे वैंग को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे वैंग का कुछ भी नहीं बिगड़ता, जिसकी वजह
वजह से उसके सिस्टम में एरर आने लगते हैं और ये टिन का डब्बा कंफ्यूज हो चुका था। तो वैंग उसे एक किक मारता है और उड़ता हुआ पीछे भेज देता है। तभी शुआन की फटने लगती है क्योंकि अब वो वैंग लिंग की एनर्जी को फील कर पा रहा था और जेल से बाहर निकलने की जगह वो खुद ही उसका दरवाजा लगा देता है। दूसरी तरफ बाकी सब भी वैंग लिंग के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था और उसे खोलते ही वो प्रिजन से बाहर आ चुके थे। तभी हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी छोटी बहन का नाम रखे और काफी गहरी सोच के बाद वो अपनी बहन का नाम नुआन रखता है। इसके बाद हम फिर से उसी प्रिजन में जाते हैं इविल स्वॉर्ड गॉड ने बाहर निकलने से मना कर दिया और वो बंदा उससे कहता है कि वो पता करे वो स्पिरिचुअल एनर्जी किसकी थी। सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है, पर मुझे यकीन है कि वो सेक्ट 60 से रिलेटेड है। इसके बाद हम स्पिरिट एम्परर को देखते हैं जो कि गुस्से में था क्योंकि इतने सालों से जो उसने 5 एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा की थी वो सब बर्बाद हो चुकी है। तभी एक बंदा उसके पीछे आता है और कहता है कि इसकी वजह जो सदर्न ब्रांच के केव की डिस्ट्रक्शन हुई है वो है। तो इसका पता मुझे अभी क्यों लग रहा है? लॉर्ड, ऐसे केसेस में पीआर डिपार्टमेंट बात करती है बाकी के डिपार्टमेंट से और वो असेस करते हैं कि ओपिनियन कैसा होगा और डैमेज कितना हुआ है, उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। ऐसा घटिया सिस्टम बनाया किसने है? मास्टर, क्या आप भूल गए? इसे आप ही ने बनाया था। कल से काम पर मत आना। जिसके बाद वो उसे बर्फ में बदल कर वहीं पर खत्म कर देता है। तभी वहां पर उसका एक और चेला आता है जो बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन शंघाई प्रिजन से किसी इंपॉर्टेंट बंदे ने भेजी है और उस फोटो में वैंग लिंग और उसका फादर था। दूसरी तरफ वैंग लिंग के पप्पा को लिखने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसके बॉस का फोन आता है। अगर तुम लिखने में इतने घटिया ना होते तो मैं तुम्हें थोड़े और पैसे दे देता, साले गरीब। आगे हमें पता चलता है कि उसके पप्पा को इतनी ज्यादा टेंशन रहती है कि टेंशन के मारे वो बेचारा गंजा हो चुका है और विग पहनता है, जो देखकर वैंग और फ्रॉगी भी हैरान हो जाते हैं। वैंग की मॉम बताती है कि वो नई बुक लिखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नुआन के पैदा होने के बाद उनके खर्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। तभी वैंग अपने फादर के पास जाता है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, और वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। लेकिन वैंग का फादर उसे रोक देता है। तुम भूलो मत, इस घर का हेड मैं हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। जिसके बाद वो अपनी पूरी जी जान लगाकर वापस से लिखने में लग जाते हैं। अगले दिन सन रॉन्ग उसके घर पर आती है और कहती है कि इंस्पिरेशन के लिए उन्हें घर पर नहीं बाहर घूमना चाहिए और फ्रॉगी उनके सफर के लिए एक सवारी गाड़ी में ट्रांसफॉर्म हो रखा है। तभी वैंग नोटिस करता है कि एक बंदे ने उन पर नजर रखी हुई है। रिपोर्ट के हिसाब से तो सबसे खतरनाक वो है जिसका नाम वैंग है, लेकिन इससे नल्ला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद फ्रॉगी उन सभी को बिठाकर वहां से उड़कर जाने लगता है, जो देखकर उस बंदे की आंखें फटी रह जाती हैं और इससे पहले कि उसे कुछ पता लगता फ्रॉगी जानबूझकर उससे जाकर टकरा जाता है। इसके बाद वो चैन चाओ के घर पर जाते हैं। मैंने सुना है तुम्हें लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आओ मैं तुम्हें अपनी तलवारबाजी दिखाऊं। इसके बाद वो दोनों बाप बेटा मिलकर अपनी फैमिली स्वॉट टेक्निक उसे दिखाते हैं और चैन की टेक्निक को देखकर उसका बापू इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है, जो सुनकर चैन खुशी के मारे वैंग को गले लगा लेता है। चैन के फादर उससे कहते हैं कि वो अभी और आगे बढ़ सकता है, उन्हें उस पर भरोसा है। जिसके बाद वो अपनी तलवारें वैंग और उसके फादर को देते हैं ताकि वो भी इसे ट्राई करें। तभी फ्रॉगी अपनी हेडलाइट से उसकी तरफ कुछ इशारा करता है, जो सुनकर वैंग समझ जाता है कि वो बंदा फिर से उन पर नजर रख रहा है। ये आदमी जरूर स्पेशल है, इसने जानबूझकर उस बस से मुझे ठोका था। वहीं वैंग का फादर इतना ज्यादा कमजोर था कि वो उस तलवार को उठा भी नहीं पाता और चैन के फादर को बीच में आकर उसे संभालना पड़ता है, लेकिन वो उसकी तारीफ करता है क्योंकि बिना किसी पावर्स के भी वो उस तलवार को उठा पाया था। जिसके बाद वैंग उस तलवार का यूज करके उस स्पाई की तरफ अटैक करता है, जिससे उस बंदे के कपड़े ही फट जाते हैं। ये स्ट्राइक काफी अच्छी थी, लेकिन तुमने उस एनर्जी को बाहर ही नहीं आने दिया, तुम बेहतर कर सकते हो। वैंग उनकी एडवाइस के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो चारों हाउ के घर पर जाते हैं, जहाँ पर हाउ एक सस्ते पोकेबॉल से पिकाचू की 3rd कॉपी को बाहर निकालता है। फिक्र मत करिए, मैं अभी इंस्पिरेशन आपसे बाहर निकालता हूँ। सनरॉन्ग पूछती है कि क्या वो ये सब झेल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेयर 10 मिलियन वोल्ट्स के झटके देता है, जो सुनकर वो डरने लगते हैं। अरे आप डर क्यों रहे हैं, वो बड़ा वाला बेयर नहीं, ये बालक आपको झटका देगा। जिसके बाद वो छोटा बेयर उन्हें झटका देने लगता है और झटके के बाद तो वो बिल्कुल खुद को आइंस्टाइन ही समझने लगते हैं। सन कहती है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वैंग के फादर और बिजली के झटके खाना चाहते थे। वहीं वो स्पाई ऊपर से देखता है कि वो एक काफी पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है, अगर वो इसे पकड़ लेता है तो स्पिरिट लॉर्ड उसे अच्छा खासा इनाम देंगे। वो उसके ऊपर पॉकेबॉल फेंक कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वो बेबी बेयर रोने लगता है और वो बड़ा बेयर गुस्से में आकर उस स्पाई के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और सनरॉन्ग देखती है कि वैंगलिन के फादर काफी जोश में दिख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, 2 नल्ले इंसान इतने पावरफुल बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं। तभी वैंगलिन के फादर एक तलवार को उठाते हैं और वैंग से कहते हैं कि क्या उसे याद है वो बचपन में उसे यहाँ पर लेकर आए थे एक लकड़ी की तलवार दिलाने के लिए। तभी जिंके अपनी स्पिरिट फॉर्म में आता है और सामने उस लड़की को देखकर हैरान था। तभी वो लड़की जिंके के ऊपर अटैक कर देती है, पर वैंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो लड़की नहीं रुकती और बार बार
उसके ऊपर अटैक करते ही जाती है और अटैक करने के दौरान कह रही थी कि उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऊपर से वो उसे दोबारा मिलने भी नहीं आया। वहीं सनरॉक पहचान जाती है कि वो जिंके की मियान है। वहीं इससे पहले कि उसका पुत्र इस पूरी जगह को तबाह कर दे, वैंगलिंग का फादर उस लड़की के पास जाता है। तुम्हें जिंके से अलग करने में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम दोनों को साथ में खरीदा होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। वहीं वो असासिन फिर से उनके पास पहुंच चुका है। ये पहली बार है जो मैं 2 बार असासिनेशन में फेल हुआ हूँ। और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी रैट स्क्वाड की एलीट फोर्स को लेकर आया है और वो सभी साथ में मिलकर वैंगलिंग के फादर को मारने जाते हैं। लेकिन तभी जिंके अपनी बहन के साथ जाकर मिल जाता है। इससे उन दोनों की पावर्स एक होने लगती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके साथ में आने से ही वो सारे असासिन उड़ते हुए पीछे चले जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वो दोनों अब मर्ज हो चुके हैं और इस नई स्पिरिट का नाम जिंग बाय है। जिंग बाय वैंग से पूछता है कि इन सब का क्या करना है। जो मर्जी है करो, बस इनकी सांसें चलती छोड़ देना। जिसके बाद जिंग बाय उन सब की बुरी तरह से कुटाई करने लगता है। इसके बाद वो तीनों रूम में झांक रहे थे और पाते हैं कि अब वो बड़े अच्छे से बुक को लिख पा रहे हैं। वो फैमिली के बारे में लिख रहे थे कि फैमिली हमेशा तुम्हारा साथ देती है, चाहे कितने भी झगड़े हों। वो एक दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहते और उनके साथ होने से जिंदगी बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद हम वैंग के पप्पा को देखते हैं जिन्हें की राइटर ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है और उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग है। वहीं वैंग का पप्पा अभी भी काम में लगा हुआ था लेकिन उसकी बीवी आकर उन्हें थोड़ा आराम करने को कहती है, पर वो कहता है कि वो ये सब कुछ लिंग और नुआन के लिए कर रहा है। ये सुन के वो भी उसके साथ बैठकर नॉवल लिखने में मदद करने लगती है। वहीं फ्रॉगी और वैंग बाहर से सब कुछ सुन रहे थे और फ्रॉगी वैंग से पूछता है कि उसकी माँ नॉवल के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। वैंग बताता है कि उसकी माँ भी पहले राइटर हुआ करती थी लेकिन फैमिली को संभालने के लिए उन्होंने वो छोड़ दिया। दूसरी तरफ वैंग के टीचर्स भी उसके पप्पा की बुक पढ़ रहे थे और उसकी राइटिंग को देखकर इंप्रेस हो रखे थे। जुकांग कहता है कि जो कल्टीवेशन टेक्निक उसमें लिखी है वो उसके मास्टर से मिलती है। पैन पूछती है कि क्या वो लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर की बात कर रहा है। जुकोंग हाँ कहता है और बताता है कि उस टाइम वो बस अपने मास्टर की दी हुई मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और बड़ी ही जल्दी वो फ्री मॉर्टल रेल्म में भी पहुंच गया था। ये सुन के पैन को लगता है कि वो उससे मिला है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बस मेरी कल्पना थी। असल में ये मुझे सड़क किनारे फेंकी हुई मिली जिसमें लिखा था कि अगर मैं इसे मास्टर कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा। माना जाता है कि उसने काफी सारी एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई हैं लेकिन काफी समय से उसके ठिकाने का कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ स्पिरिट टेम्परर भी उसी बुक को पढ़ रहा था और उसे भी लगता है जो कल्टीवेशन स्टाइल लिखने का तरीका है वो काफी हद तक मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर जैसा है। इसके बाद उसका पंटर उसी काले से स्लाइम के साथ आता है। जिसने भी इस बुक को लिखा है वो जरूर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से रिलेटेड है। स्लाइम कहता है कि वो जानता है कि इस बुक का ऑथर कौन है। वो कहता है कि उस एंशिएंट रिफाइनर की सीक्रेट टेक्निक्स का पता लगाने के लिए उसने एक प्लान बनाया है जिसमें प्योर स्पिरिचुअल रूट्स वाले बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और इस बड़े से अंडे के अंदर रखा जाता है। लेकिन अभी वो 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्लान को होल्ड पर रखना पड़ रहा है। लेकिन अब उन्हें एक और रास्ता मिल गया है। वो छोटी बच्ची जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कमाल की है, इस बुक का राइटर, वो बच्ची और वो लड़का जिसे मैं मारना चाहता हूँ, तीनों एक साथ ही रहते हैं। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रोल देता है जिसमें वैंग के घर की लोकेशन थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि स्लाइम बड़ा समझदार है और वो उससे कहता है कि वो 60th हाई के बारे में उसे सब कुछ बताए क्योंकि अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन बनाना चाहता है। दूसरी तरफ क्लास में जुकोंग उन्हें लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर के बारे में बता रहा था लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उसके बारे में सुना ही नहीं था। तो वैंग बताता है कि वो एक जीनियस थी जिसने काफी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई थी, साथ ही मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक भी। सन उससे पूछती है कि ये टेक्निक होती क्या है तो जुकोंग बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हिडन आर्ट्स पे बेस्ड है और वो लोग लकी हैं क्योंकि इस टेक्निक का वो इकलौता यूजर है। जिसके बाद वो इस टेक्निक का यूज करके एक एक्स बनाता है और टेबल को तोड़ देता है। लेकिन उनमें से कोई भी जरा भी एक्साइटेड नहीं था, बस इतना ही था क्या इसमें। लेकिन जुकोंग उन्हें बताता है कि ये सिर्फ इसका पहला लेवल है, उन्हें ग्रेजुएशन से पहले इसे मास्टर करना होगा और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल के हिसाब से उनकी एक्स की मैनिफेस्टेशन अलग होगी। इसके बाद सन और वैंग बाहर निकलते हैं और सन उससे उस स्पिरिट टेक्निक के बारे में पूछ रही थी। तभी उनके पास से एक बंदा गुजरता है जिनके कहता है कि उस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है जिससे वैंग डॉज कर लेता है और सन को भी बचा लेता है जिसकी वजह से वो शर्माने लगती है। लेकिन हाव और चन उस अटैक से बच नहीं पाते तो सन मिस्टिक एक्स टेक्निक का यूज करके उन्हें वहां से आजाद कर देती है। वो लोग ये देखकर हैरान थे कि एक लेसन के बाद ही वो इस टेक्निक को यूज कर सकती है तो वो खुद भी इसे ट्राई करते हैं लेकिन उनसे वेपन नहीं बनता, उल्टा की चेन बनती है। इसके बाद वो बंदा फिर से उनके ऊपर अटैक करता है जिससे सन और वैंग तो बच जाते हैं लेकिन वो दोनों फिर से फंस चुके थे। वैंग उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। वहीं सन सोच रही थी कि वैंग की एक्स कैसी दिखती होगी
पर फिर वो सोचती है कि उसे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। रात को जू कॉन्ग 2 बंदों की कुटाई करता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि ये लोग यहाँ पर मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए आए थे और सोचने लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक किसने किया। वहीं बाहर भी काफी सारे विलन्स आ रखे हैं जिनसे स्टूडेंट्स लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कमजोर थे वो बेचारे डर के मारे दुबक के बैठे हुए हैं। तभी एक अंकल स्टूडेंट खड़ा होता है जिसके सर पर एक चेन लगी थी। जैसे ही वो चेन खुलती है वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा बन के बाहर आता है, लेकिन वो विलन्स बड़ी आसानी से उसे हरा देते हैं, जो देखकर तुम्हारे माँ बाप की तरह बाकी के स्टूडेंट्स भी डिसअपॉइंटेड फील करने लगते हैं। इसके बाद जू कॉन्ग अंदर से बाहर आता है और सभी से कहता है कि जो टेक्निक उन्होंने आज सिखाई है वो उसका यूज करें। जिसके बाद वो सब लोग एक्स टेक्निक का यूज करते हुए उन विलन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं वैंग उस बंदे से पूछ रहा था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ भी बताने से पहले वो मरना पसंद करेगा। लेकिन वैंग अपनी पावर्स का यूज करके उससे सब उगलवाने लगता है। वो बताता है कि वो एक प्रेग्नेंट वुमन को किडनैप करने वाले हैं। ये सुनते ही वैंग अपनी बॉडी से बाहर निकलता है और सन को अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो गधे के बच्चे वैंग की माँ को किडनैप करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नुआन का और बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वैंग पहुंच जाता है और वही डिवाइन एक्स टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो सीधा 10th लेवल का यूज कर रहा था, हेवन मैनिफेस्टेशन। तुमने मेरी माँ और छोटी बहन को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे। जिसके बाद वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक झटके में ही सारे के सारे विलन्स ढेर हो जाते हैं। वहीं वैंग की माँ खुश थी और नुआन से कहती है कि वो इतनी छोटी है फिर भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तभी वैंग देखता है कि कोने में मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक की स्क्रोल पड़ी हुई है। एक सेकंड, कहीं वैंग की माँ ही तो स्पिरिट मदर नहीं है। इसके बाद हम जू और उसके एक साथी को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच एक कफन को खोलते हैं, जिसके खोलते ही उसके पीछे वही बंदा आता है जिसे सन और वैंग ने देखा था। लेकिन उसे देखकर वो दोनों डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदा जू को पकड़कर जमीन पर दे मारता है। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी जू अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो एक शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर से जू को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी वो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हैं और उनकी जगह पर पैन्स आ जाते हैं। फ्राइंग पैन्स आए हैं, क्या इमॉर्टल टास्क फोर्स यही कर सकती है? जिसके बाद वो अपनी जेब से वैंग के घर की पिक्चर निकालता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। अगले दिन जू मिनिस्टर के पास जाता है और बताता है कि कल रात को वो इसी नाइट्स कल नाम की इविल ऑर्गेनाइजेशन से लड़े थे और इसका नाम डिलन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट जो कई सालों से बच्चे गुम हो रहे हैं, 16th पे जो अटैक हुआ था और प्रिजन में जो गड़बड़ हो रही है, इन सब के पीछे इसी नाइट्स कल का हाथ है। मिनिस्टर डिलन के कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछता है। जू बताता है कि वो 9th लेवल पिनिकल स्टेज फ्री मॉर्टल मास्टर पर है, क्योंकि वो उसके ऑरा को जरा भी सेंस नहीं कर पाए थे। इसके बाद मिनिस्टर किसी को कॉल करता है और बताता है कि उसने जू को इस नाइट्स कल इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया है और जू से कहता है कि वो इस इविल ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से खत्म करे। वहीं जाते जाते जू की नजर पड़ती है कि मिनिस्टर के डेस्क पर भी वैंग के पप्पा की बुक पड़ी है। दूसरी तरफ जूकोंग के पास जियांग लू आती है और छिछोरी हरकतें करने लगती है, लेकिन जूकोंग कहता है कि उसके पास बहुत सारा काम है और वो देखती है कि कल जूकोंग छुट्टी ले रहा है क्योंकि कल के अटैक की वजह से वैंग की हालत बहुत बुरी थी और इसका जिम्मेदार वो खुद को समझता है, तो वो कल उसे देखने जाएगा। इसके बाद लू उसे वो इन्फॉर्मेशन देती है जो कि जूकोंग ने मांगी थी। लू जानती है कि वो अपने टीचर को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि वैंग के पेरेंट्स उसके टीचर से किसी तरह जुड़े हुए हैं। जूकोंग कहता है कि कई सालों से वो उन्हें रिटायरमेंट से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने सेक्ट को फिर से रिवाइव कर सके। लू कहती है कि इस इन्फॉर्मेशन को लाने में बड़ी मेहनत लगी, तो क्या वो उसके लिए भी वैंग के पप्पा का ऑटोग्राफ ला सकता है। दूसरी तरफ जू वैंग को बता रहा था कि जूकोंग ने उनके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है और वो कल उसके घर पर आ रहा है। तो फ्रॉगी को लगता है कि कहने को ये बस एक होम विजिट है, लेकिन असल में वो उनकी असली आइडेंटिटीज का पता लगाना चाहता है। वहीं वैंग ने स्कूल से छुट्टी इसलिए ली थी ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और इससे उसके दोस्त भी मुसीबत से दूर रहेंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा हो नहीं रहा। तभी उसकी माँ वहाँ पर उसके लिए ऑरेंजेस लेकर आती है। मम्मी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर ऐसी जिंदगी जिससे इतिहास में हमेशा के लिए आपका नाम लिखा जाए। उसकी माँ कहती है कि वो एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहती है और बस उसे और उसकी छोटी बहन को बड़े होते हुए देखना चाहती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अब वैंग को जवाब मिल चुका था और एक नोटबुक को निकाल कर कहता है कि वो मदद बुलाने जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह जूकोंग वैंग के घर पर आता है जहाँ पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल क्वीन बॉडी रिफाइनमेंट फेज में है। मास्टर इतने तो कमजोर नहीं होंगे, पर क्या पता ये अपनी पावर्स को छुपा रहे हों। मुझे इनकी पल्स चेक करने का कोई बहाना ढूंढना होगा। आप प्रेग्नेंट है ना? मैं भी एक झोला छाप डॉक्टर हूँ, क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? वो उसकी पल्स चेक करने जा ही रहा था, तभी वहाँ पर सन आ जाती है। टीचर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि वो यहाँ पर वैंग और उसकी माँ से मिलने आई है और वो साथ ही उनके लिए न्यूली डेवलप्ड पिल्स लेकर आई है जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। वैंग की माँ
इन गिफ्ट के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद सन कहती है कि वो वैंग के पप्पा का अपनी बुक पर ऑटोग्राफ चाहती है। वो कहती है कि वो अभी बुक लिखने में बिजी है तो उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे सन टीचर से पूछती है कि कहीं वो उनकी बातों के बीच में तो नहीं आ गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इनकी पल्स चेक करने वाला था। लेकिन इस बार भी जब वो उनकी पल्स चेक करने जाते हैं वहाँ पर फिर से कोई आ जाता है और इस बार सन के दद्दू जी आए थे और वो सभी साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। ज़ूकांग पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि सन ने उन्हें बताया था कि वैंग की माँ प्रेग्नेंट है तो वो उनके लिए ये 6000 साल पुराना पीस लेकर आए हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन दद्दू की भी एक और रिक्वेस्ट थी, वो भी अपनी बुक पर वैंग के पप्पा के साइन कराना चाहते थे। तो सन उसे बताती है कि वो अभी लिख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद टीचर फिर से उनकी पल्स चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त फिर से बेल बजती है और इस बार स्वॉर्ड सेंट और वही बुढ़ा आया था। ज़ूकांग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वैंग के घर पर स्वॉर्ड सेंट और डॉन सेक्ट का लीडर आ रखा है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं कि वो वैंग की मॉम को देखने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो समझ जाता है कि ये लोग भी उसके पप्पा के ऑटोग्राफ के लिए आए हैं। इसके बाद वो फिर से पल्स चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी दरवाजे की घंटी बज जाती है और हम देखते हैं कि जू और मिनिस्टर वहां पर आए थे और अब ज़ूकांग अंदर ही अंदर फटने वाला हो रखा है। मिनिस्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है तो वो बताता है कि वो ऑटोग्राफ लेने आया है। अरे वाह, तुम भी? मैं भी असल में ऑटोग्राफ के लिए आया हूँ। इसके बाद सभी लोग वैंग के पप्पा का इंतजार करने लगते हैं और टाइम पास करने के लिए मेडिटेट कर रहे थे, सिर्फ ज़ूकांग को छोड़कर। तभी उसके घर के बाहर हम एक कॉफिन को देखते हैं जिसके अंदर से डिलन बाहर आता है। आज सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंदर के नजारे को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो किसी गलत घर में आ चुका है और श्योर होने के लिए फिर से दरवाजा खोलता है, लेकिन इस बार सभी लोग उसे घूर रहे थे। आइए जनाब आइए, आप ही का तो स्वागत करने बैठे हैं सब। जू उसे देखकर पहचान जाता है कि वो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो और स्वॉर्ड सेंट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद डिलन वहां से भागने लगता है तो बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद फाइनली वैंग के पप्पा नीचे आते हैं और वैंग की माम से कहती है कि वो अब सबको जल्दी से ऑटोग्राफ दें। अपनी बुक्स को साइन करवाने के बाद वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं और अब ज़ूकांग तो भूल चुका है कि वो यहाँ पर आया भी क्यों था। दूसरी तरफ डिलन ने फाइनली बाकी सबसे अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन तभी एक पोर्टल से वही बंदा आता है जिसे कि डिलन पहचान रहा था। और एक सेकंड, ये वैंग जैसा नहीं दिख रहा। वो अपनी पावर्स का डिलन पर यूज करता है और उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम्हारा लेवल बस इतना ही था, मेरे यानी किंग के सामने इतना घमंडी एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद हम स्पिरिट एम्परर को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से घूम रहा था और तभी उसे पता लगता है कि डिलन का ऑरा गायब हो चुका है। तभी एक चेला उसे आकर बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट उस बच्चे को पकड़ने गए थे लेकिन वो वापस नहीं आए। वो ट्रू इमॉर्टल रम तक पहुंचने वाला था, मरने के बाद भी उसके ऑरा के ट्रेस बचे होने चाहिए। वो बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसके मिशन को तुम पूरा करोगे। लेकिन ये सुन के वो घबरा जाता है और कहता है कि उसे तो लॉर्ड बाइजी को रेस्क्यू करना था। तो स्पिरिट एम्परर कहता है कि इस चीज को वो फिर खुद ही संभालेगा। इसके बाद हम वैक्सियू सिटी को देखते हैं जहाँ पर हर 4 साल में एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पर वैक्सियू किंगडम के सबसे बेहतरीन कल्टिवेटर्स इकट्ठा होते हैं। जिसके बाद हम पिछले चैंपियन को देखते हैं जो कि मोंग जिनडेंग है। अगर कोई लगातार 2 चैंपियनशिप्स जीतता है तो वो दुनिया के टॉप कल्टिवेटर्स को चैलेंज कर सकता है। यानी अगर जिनडेंग इस बार भी जीत गया तो उसे टॉप कल्टिवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। हाव और चैन टीवी को देखते हुए बड़बड़ कर रहे थे तो सन उन्हें चुप रहने को कहती है क्योंकि वैंग की माँ को आराम की जरूरत है, पर वो कहती है कि वो उन्हें देखने दे क्योंकि ये टूर्नामेंट 4 साल में एक ही बार होता है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर सबके सब मिलकर जिनडेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिनडेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद हम स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन को देखते हैं और डॉन सेक्ट का लीडर बता रहा था कि फाइट के दौरान वो लोग बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करेंगे और ये फॉर्मेशन उन सबको कंडेंस करती है जो कि फर्स्ट प्रिजन के डिफेंसेस को और ज्यादा मजबूत बनाती है। वो इतनी एनर्जी इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे वो हेवन लेवल प्रिजन को सील कर सके। हमें पता चलता है कि मंक कहाँ से आया है कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी पावर्स टॉप कल्टिवेटर जैसी हैं, यहाँ तक कि वो अपने हर अपोनेंट को सिर्फ एक ही अटैक से हर बार हरा देता है और उसकी ताकत को देखकर सभी को लगने लगा है कि वो टॉप कल्टिवेटर का ही स्टूडेंट है। दूसरी तरफ चन वैंग से पूछ रहा था कि मॉर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टिवेटर आखिर है कौन। किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। जब उसने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था वो भी काफी दूर से लिया था और वहीं से एक स्ट्राइक में सबको हरा रहा था। उसे लोगों ने आखिरी बार डीमन इन्वेजन के दौरान देखा था, लेकिन उस वक्त भी उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया, इसलिए उन्होंने रूल चेंज कर दिए और कल्टिवेटर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अब टूर्नामेंट के ग्राउंड में आना पड़ता है। अगर जिनडेंग जीत गया तो टॉप कल्टिवेटर को आना ही होगा। लिन कहती है कि अगर वो नहीं भी आया तब भी कुछ नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, टॉप कल्टिवेटर को बहुत सारे लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर वो नहीं दिखा तो कितने ही कल्टिवेशन की जर्नी को छोड़ देंगे। इसके बाद हम तब का सीन देखते हैं जब वैंग 9 साल का था और उसके पापा उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए टैलिस्मैन बना रहे थे। अगर तुम्हें कोई मास्टर मिल जाए तो वो शायद तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा सकता है। तभी
वैंग को टूर्नामेंट का एक पोस्टर दिखता है जो देखकर उसे लगता है कि शायद उसे वहां पर अपना मास्टर मिल जाए। तो बिना अपने घर से बाहर निकले वैंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और जीत भी जाता है। यानी जिस टॉप कल्टिवेटर की वो लोग बात कर रहे हैं वो वैंग ही है। दूसरी तरफ जिनटैंग ने अब सबको हरा दिया है, लेकिन एक ब्लू ड्रैगन नाम का बंदा उसके सामने आता है जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th रैंक करता है, लेकिन मंक उसे भी अपने एक ही अटैक से हरा देता है। इसके बाद अगले राउंड की बारी थी जिसमें जिनटैंग का सामना डॉन सेक्ट के लीडर से होना था, लेकिन जिनटैंग उससे लड़ना नहीं चाहता। वो हर रोज कड़ी ट्रेनिंग करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो टॉप कल्टिवेटर से लड़ सके, ना कि उस जैसे बुढ़े से। ये सुन के बुढ़े को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर एक खरोंच भी नहीं ला पाता और जिनटैंग अपने अटैक से उसे उड़ता हुआ पीछे भेज देता है। तो सेक्ट लीडर उसे हराने के लिए आसमान से एक मीटियोर को समन करता है, लेकिन जिनटैंग उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद जिनटैंग उसे स्टेडियम में ही घुसा देता है। मंक कहता है कि ये टूर्नामेंट भी बिल्कुल पिछले टूर्नामेंट जैसा है और वो याद करता है कि इस बार बहुत लोग उसके बुरा भला बोल रहे थे कि वो गलती से जीत गया या फिर चीटिंग करके जीता है, तो गुस्से में वो उन्हें गलत साबित करने पहुंचा था। वहीं उसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान थे। अनाउंसमेंट होती है कि टूर्नामेंट 4 हफ्तों तक चलने वाला था, लेकिन जिनटैंग की वजह से वो अभी ही खत्म होने वाला है। वहीं सन सोच रही थी कि अगर वैंग पार्टिसिपेट करता तो शायद टूर्नामेंट 5 मिनट भी ना चले। तभी हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में एक और पार्टिसिपेंट आया है जिसका नाम क्रिस्पी नूडल है, जो सुनकर सब हंसने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल वैंग जैसा दिख रहा है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वैंग बताता है कि उसने अपने एक बाल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर अपना एक क्लोन बनाया है जो वैंग लिंग के हर ऑर्डर को फॉलो करता है, खुद लड़ सकता है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वैंग जू से कहता है कि टूर्नामेंट में ये लड़ेगा और जिंके बताता है कि मास्टर को 9 साल की उम्र में ही टॉप कल्टिवेटर घोषित कर दिया गया था, पर क्योंकि वो अपनी सच्चाई नहीं दिखाना चाहते तो ये जाएगा लड़ने। मैं टूर्नामेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स तो देख लूंगा, पर इसका नाम क्या रखूं? वैंग उसका नाम मास्टर क्रिस्पी नूडल्स रखता है और ये आइडिया तुम समझ ही सकते हो कहां से आया होगा।